नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। सतना से एक बड़ी खबर जो हादसे से जुड़ी है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 15 से अधिक श्रद्धालु इसमें घायल हुए हैं, जिनमें 9 की हालत नाजुक है। नया गांव थाना इलाके में दुर्घटना घटी है, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। सतना में हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, 15 से ज्यादा घायल हुए हैं, 9 की स्थिति नाजुक है। नया गांव थाना इलाके की घटना है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए सतना से। जी बताएं, क्या हुआ है वहां? ये सभी फतेहपुर के रहने वाले थे, सभी श्रद्धालु थे जो कि चित्रकूट दर्शन करने के लिए आए हुए थे। और ये जब दर्शन का पूरा दिन अपना श्रद्धालुओं ने जब मंदिरों के दर्शन करने के बाद जब फतेहपुर के लिए वापस जाने के लिए हुए, तो सती अनुसुईया एक धार्मिक स्थल है, वहां के नजदीक में ही एक झूरी नदी गुजरती है, जहाँ पे एक पुल है। वहां पे अनियंत्रित होकर ये ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और ट्रैक्टर ट्राली में तकरीबन बताया जा रहा है 24 से 25 लोग मौजूद थे। घटना स्थल पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और मौके पर पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सभी को अस्पताल ले जाने की कवायद शुरू हुई। और अभी फिर बाद में इलाज के लिए जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, 2 और श्रद्धालुओं ने वहां पे दम तोड़ दिया है। कुल 5 श्रद्धालुओं को इस घटना में दर्दनाक मौत हुई है। बाकी तकरीबन 8 से 9 लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं। उन्हें नजदीकी जो जानकी कुंड अस्पताल है वहां पे उनका इलाज किया जा रहा है। जिनके जो अति गंभीर होंगे उनको आगे बाहर के लिए भी रेफर किया जा सकता है। जी, जाहिर तौर पर ये अनदेखी और ओवरलोडिंग का भी मामला है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे सभी लोग। बिल्कुल, एक ट्रैक्टर ट्रॉली में दर्जन से ज्यादा 14-15 लोग ही आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 25 लोगों की बात आ रही, 25 श्रद्धालु इसमें मौजूद थे ट्रैक्टर ट्रॉली में। तो ऐसी स्थिति में अनियंत्रित होना है। और बताया जा रहा है कि चालक जो है और वहां पर जो जिस स्थान पे ये घटना हुई है वो पहाड़ी इलाका और थोड़ा ढाल वाला इलाका था, जिसके कारण ट्रैक्टर की रफ्तार ज्यादा तेज थी और पुलिया में अचानक वो अनियंत्रित हो गया और तेज रफ्तार भी एक वजह इस घटना की हो सकती है। जी, शुक्रिया मृदुला आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार इस तरह के हादसों के बावजूद सबक ना लोग लेते हैं और ना ही सख्ती दिखाई जाती। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, 5 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, 15 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं, जिसमें 9 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ समाप्त हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद दिवंगत नेताओं के सम्मान में 5 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया। एक बार फिर कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और निजी अस्पतालों में मनमानी और लापरवाही के मुद्दे को उठाया। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कोरोना से निपटने के लिए विपक्ष भी सहयोग दे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें, उसे परास्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 77% है। जरूरी ऑक्सीजन बेड बाकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कोरोना मरीजों के इलाज और उनकी देखरेख का बेहतर प्रबंधन है। कोरोना की स्थिति को वो खुद हर रोज उसकी समीक्षा करते हैं। एक दिन के सत्र में मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 समेत कुल 8 विधेयक और अनुदान मांगों का प्रस्ताव पास हुआ है। कोरोना के चलते सदन में 57 विधायकों को आने की इजाजत मिली, जिनमें मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के 29 विधायक, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के 22 विधायक, 1 सपा, 1 बसपा और 4 निर्दलीय विधायक शामिल थे। पहली बार 23 विधायकों ने वर्चुअल तरीके से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 1 दिवसीय सत्र जो लगाया गया उसके ऊपर कार्रवाई के ऊपर हम बात कर रहे थे। लगातार इस पूरे मामले पर सदन में सीमित संख्या में ही सदस्यों के बीच में सारी कार्रवाई की गई। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। सुधीर, जो 1 दिवसीय सत्र था इसमें प्रमुख विधेयक या प्रमुख कामों को सरकार ने पूरा किया है, क्या हासिल रहा है कुल?
देखिए, बिल्कुल अगर बात की है तो सरकार के जरूर जो वित्तीय विभाग से जुड़े हुए जो विधेयक थे और जो बिल थे उनको मंजूर कराने में सरकार पूरी तरह सफल रही है। और 8 जो विधेयक थे जो कि वित्तीय और विनियोग विधेयक के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, उनको सरकार ने इसमें पास कराया है। पर जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद एक दिन का सत्र, लिहाजा हो सकता है कि कोरोना महामारी और किसानों के मुद्दे पर सत्र में चर्चा हो सकती है। उसके उलट इस पूरे मामले की मांग जरूर विपक्ष के द्वारा उठाई गई थी और मुख्यमंत्री ने जवाब भी इस पूरे मामले पर दिया, पर लेकिन चर्चा से इनकार जो है वो सदन के अंदर कर दिया गया था। हवाला जो दिया गया वो सर्वदलीय बैठक का हवाला था, जिसमें जो आम सहमति सत्र को चलाने को बनी थी, एक दिन के सत्र को लेकर लगभग उन्हीं विषयों को कार्यसूची में लाया गया था। और उसके बाद में जब आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो दिवंगत जो नेता थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद में 5 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया और उसके बाद में जो जरूरी विधेयक थे, विनियोग विधेयक और वित्तीय विधेयक, उनको मंजूरी जो है वो सरकार की ओर से सदन के अंदर जो है दी गई थी। और संसदीय कार्य मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने इनको सदन के अंदर पटल पर रखा था, जिसको ध्वनि मत से पास कर दिया गया था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चर्चा की मांग उठाई थी कोरोना महामारी के दौर में और प्रदेश के अंदर जो हालात इस समय बने हुए कोरोना के चलते, और खासकर प्रदेश के अंदर जो निजी अस्पतालों के द्वारा मनमानी लूट और गलत इलाज की खबरें सामने निकल कर आई थी और बदहाली की तस्वीरें जो प्रदेश भर से निकल कर आई थी, उसका एक बड़ा मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उठाया था। उनके द्वारा इस पूरे मामले पर चर्चा कराने की मांग बार बार की जाती रही, पर लेकिन सदन की ओर से मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और कोरोना को लेकर प्रदेश के अंदर जो हालत बने हुए हैं उस पर जवाब देने के बाद में विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। यानी कि कहना होगा कि किसानों का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, जिस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि सदन के अंदर हो सकता है कि हंगामा देखने को मिला, इस पर चर्चा कराने को लेकर बहस जरूर हुई, पर लेकिन एक दिन की कार्रवाई महज 1 घंटे में सिमट गई थी और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को निश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पुनीत, और हंगामा केवल सदन के अंदर नहीं था, सदन के अंदर ही केवल चर्चा की मांग नहीं की गई थी। विधानसभा के बाहर परिसर के अंदर ही गांधी जी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के 2 विधायक जो है वो धरना देते हुए नजर आए। सुनीता पटेल जो कि गाटरवाड़ा नरसिंहपुर से विधायक थी, वहां पर एडिशनल एसपी है राजेश तिवारी, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा और अवैध उत्खनन से लेकर तमाम गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए थे और उस पूरे मामले पर सुनवाई न होने के कारण वो विधानसभा परिसर में धरने पर बैठी। साथ उनको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मिला। लगभग इसी तरीके का साथ जो है जेएस के नेता और कांग्रेस से जो विधायक हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, उनको देखने को मिला। विधानसभा के अंदर भी इस पूरे मामले की गूंज हुई थी, जिसमें मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा जेएस को देशद्रोही संगठन बताए जाने के खिलाफ जो है कांग्रेस के विधायकों ने आपत्ति जताई और इस पूरे मामले को लेकर जेएस के जो अगुवा नेता है हीरालाल अलावा, वो विधानसभा परिसर के बाहर धरना देते हुए नजर आए। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई जब खत्म हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात के बाद दोनों जो विधायक थे उन्होंने अपने धरने को समाप्त कर दिया। पुनीत, चलिए, तो कुल मिलाकर के सदन के भीतर 1 घंटे में काम निपटाया गया और बाहर विरोध प्रदर्शित किया गया। अपने मुद्दों पर बात भी रखी गई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुधीर। केंद्र के कृषि सुधार विधेयक पर सियासत लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा जमकर गूंज रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर इस अध्यादेश को पूरी तरह से किसान विरोधी बताया। आरोप लगाया कि मोदी सरकार जमींदारी प्रथा को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक किसानों के हित में इस कानून का विरोध करेगी, संघर्ष करेगी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि वो स्पष्ट करें कि वो किसानों के साथ हैं या इस काले कानून के साथ। मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती को लाभ का धंधा बनाने की योजना बनाई है। नेहरू की गलतियों को बीजेपी सरकार ठीक कर रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर रावत का यह कहना है कि केंद्र का यह कानून ऐतिहासिक होगा। इसके जरिए किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन कुछ पार्टियां किसानों का जीवन स्तर ऊंचे उठता देखना नहीं चाहती, इसीलिए बोले वाले किसानों को भड़काने की कोशिश है। लोकसभा और राज्यसभा जिन्होंने चर्चा के बाद ये दोनों विधेयक पास किए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री, हमारा गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश के ही हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको और सारे सांसदों को बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। हमारा किसान समृद्धशाली बनेगा, हमारा देश समृद्धशाली बनेगा। इन दोनों विधेयकों के पारित होने पर मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, प्रदेश के किसानों की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश के कृषि मंत्री जी का हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनका चलिए, बात मध्य प्रदेश में उपचुनाव से जुड़ी खबरों की।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए हर जतन कर रही है और इसीलिए उपचुनाव में एक एक सीट को लेकर अलग अलग रणनीति भी बन रही है। कांग्रेस का फोकस खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में है, जहां सिंधिया कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट को प्रचार के लिए मैदान में उतारेगी। ग्वालियर चंबल को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में हैं। ये जग जाहिर है कि यह अंचल सिंधिया का गढ़ है। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी के लिए चुनौती थे और अब जबकि वो बीजेपी में आ गए हैं तो कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस ने खास प्लान बनाया है। कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ उनके खास दोस्त और राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को प्रचार मैदान में उतारने की तैयारी की है। इसकी कई वजह हैं। पायलट युवा और तेज तर्रार गुर्जर नेता हैं और ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें से ज्यादातर सीटों पर गुर्जर समुदाय का खासा प्रभाव है। ऐसे में पायलट का प्रचार कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में उपचुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। जनता के साथ धोखा हुआ है, हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे। हमारी पार्टी के युवा उदयमान नेता सचिन पायलट जी भी उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनके प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ होगा। सचिन पायलट राजस्थान के नेता हैं और ग्वालियर चंबल राजस्थान से सटा है। ऐसे में पायलट यहाँ भी जाना पहचाना चेहरा है, जिनके जरिए कांग्रेस को युवा और गुर्जर वोटों को लुभाने में मदद मिल सकती है। हालांकि बीजेपी पायलट से प्रचार की प्लानिंग पर कांग्रेस का मजाक उड़ा रही है और आज किस प्रकार की हालत कांग्रेस में उनकी है, ये बात जरूर उजागर होगी। तो लाइए बुलाइए और कमलनाथ जी की डींगे मारने वाली जो आदत है वो भी उसकी पोल खुल गई कि इनसे कुछ ना हो पाएगा, ये तो बाहर से ही बुलवाएंगे। खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट एक दूसरे के दोस्त भी हैं। हाल ही में जब पायलट ने राजस्थान में बगावती तेवर दिखाए थे तो सिंधिया ने उनके समर्थन में बयान भी दिए थे। लेकिन सच ये है कि अब दोनों अलग अलग सियासी दलों में हैं, जो चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। अगर पायलट को ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के प्रचार की हरी झंडी मिलती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। छिंदवाड़ा के चौराई में एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस नेता द्वारा एसडीएम के साथ की गई इस घटना से नाराज जबलपुर के राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी लामबंद हो गए। आज से 2 दिन तक काम बंद हड़ताल पर चले गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने कलेक्टर को इस घटना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेता पर कार्रवाई की मांग की। वहीं अपने लिए सुरक्षा भी मांगी है। 2 दिन की हड़ताल के दौरान सभी अधिकारी राजस्व से जुड़े कामों को नहीं करेंगे, केवल कोविड-19 से जुड़े कार्यों को ही करेंगे। एसडीएम चौरई के मुंह पे जो कालिख पोतने वाली जो घटना हुई है, इसकी हम सभी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण घोर निंदा करते हैं। उसी के विरोध में हम सबने सामूहिक हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है और हमारी कुछ मांगों को हम लोगों ने ज्ञापन के रूप में लिपिबद्ध किया है और हम सभी उसके अपना मांग पत्र भी सौंप रहे हैं। इंदौर में शव के साथ दुर्दशा का जो आलम है वो लगातार जारी है। एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के शव को चूहों ने कुतर दिया और इसको लेकर परिजन बेहद आक्रोशित हैं। शव अस्पताल के बाहर रखकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को समझाइश दी। कलेक्टर ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। एडीएम अजय देव शर्मा को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। परिजनों का आरोप है कि आंख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में शव की दुर्गति हुई। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के यूनिक अस्पताल में 3 दिन पहले 87 वर्षीय बुजुर्ग नवीन चंद जैन को कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती किया गया था। रविवार को अस्पताल प्रबंधन ने परिजन को मौत की सूचना दी। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 1 लाख से अधिक का बिल थमा दिया गया। बिल जमा करने के बाद शव उनके सुपुर्द किया गया, जिसमें उन्होंने शव के साथ दुर्दशा पाई।
वो दिख रहे ना भैया, ये देखिए बॉडी है, हमको नहीं पता कोई ने बॉडी पार्ट्स लिए हैं। आपका नाम? हमको ऐसी डेड बॉडी दी है। तो कहना कहते हैं कि हमारे से गलती हो गई, लेकिन साला सोचो 4 घंटे में ऐसे कोई हो सकता है कि चूहा इतना खा सकता है क्या? आप देखो कैसे चूहे ने बॉडी खा के रखी है। अब हम जो रात को बोल देते हम रात को ले जाते हैं। इधर इंदौर रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। वर्तमान में 3 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर कोरोना के बीच में हाईटेक अल्ट्रा मॉडर्न सेल्फ चेक प्लस और सैनिटाइजर कियोस्क लगाया गया। हालांकि फिलहाल इसे आम यात्रियों के लिए शुरू नहीं किया गया। कियोस्क की जांच के बाद यात्री इसका उपयोग कर सकेंगे। यह मशीन मानव रहित है। यात्री को अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए मशीन द्वारा बताए गए स्थान पर उंगली को रखना है। मशीन के मॉनिटर पर व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल डिस्प्ले होगा। मशीन व्यक्ति को निर्देशित करेगी कि अगर उसके पास सामान है तो उसे अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज किया जाए। साइड में रखें। बॉक्स को बिना हाथ लगाए सेंसर के माध्यम से इसे खोला और बंद किया जा सकता है। उसका ये है कि मानव रहित है। आपके पास बैग है, खाने की कोई चीज़ है, तो उसको आप इसमें साइड में एक ट्रॉली है उसमें रख सकते हैं, तो वो अंदर जाके उससे सैनिटाइज होती है। और इसके बाद में मशीन इंस्ट्रक्शन देती है कि अपनी उंगली को एक जगह है उसमें रखिएगा, तो वहाँ पता लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।